जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2020 के वीडियो एनालिसिस में। तो देखिए, हमारा जो प्रोसेस है वो आप सबको पता है कि सबसे पहले आपको अनसॉल्व्ड PDF यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसका प्रिंट आउट लेके आपको उसे सॉल्व करना है खुद से। एंड आफ्टर सॉल्विंग, देखिए खुद से सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जब आप खुद से सॉल्व कर लोगे तब आपको यहाँ पे आके ये जो वीडियो एनालिसिस है उसे देखना है। और जो आंसर्स में बताऊँगा, जो वैल्यू एडिशन में बताऊँगा, जो ट्रैप वर्ड में बताऊँगा, जो भी हैक्स यहाँ पे मैं बताऊँगा, वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने खुद ने सॉल्व किया, फिर आपने वीडियो में देखा और फिर आपने चीज़ें नोट डाउन करी। तो इसी टाइम आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे 3 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 बार आपका एक ही क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा विद दिस मेथड। ठीक है, तो इसे ही आप फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए 4 स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। 4 स्टेटमेंट है और जो कि हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले ऑप्शंस हमें देखने हैं। ऑप्शन में देखिए एटलीस्ट एक सही है और एट मैक्स देखिए 3 दे रखा है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ कहीं भी नहीं है। और हमें पता है ये चारों के चारों स्टेटमेंट या पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट कभी भी यहाँ पे सही नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। तो चलिए अभी फोर्थ से पढ़ना शुरू करते हैं, आधार के बारे में। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड है तो इसे हम साइड में रखेंगे। थर्ड देखते हैं, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सेकेंड देखिए, स्टेट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग द आधार डेटा। और फर्स्ट क्या कह रहा है, आधार मेटा डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए, तो अभी देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा गलत इनमें से कौन सा लग रहा है, जो कि एकदम ऐसा है कि भाई ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए, आई गेस आपने सही यहाँ पे सोचा होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब देखिए, आधार जो आया है मेरे हिसाब से 2012 या 13 के आसपास से शुरू हुआ है। ठीक है, आधार का जो भी डेटा वो सब बनाना, उसके पहले क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं थे यहाँ पे। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हुए आधार मैंडेटरी होना, ये थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल हमें लगना चाहिए। ठीक है, और देखिए मैंडेटरी वैसे ही हमारा देखिए एक ट्रैप वर्ड है, तो यहाँ पे 2 बार मैंडेटरी है, बट इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है वो मुझे थर्ड लग रहा है। तो अभी थर्ड देखते हैं, चलिए थर्ड हटा के देखते हैं। तो अगर थर्ड गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या अभी देखिए हमारे पास 1 4 एंड 2 4। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। देखिए इसी तरीके से हमें आंसर को सोचना है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, मतलब 4 स्टेटमेंट हमारा किसी भी हालत में सही है कि आधार मैंडेटरी है फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं 1 एंड 2 में कौन सा हमें सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। देखिए मोर देन मैंने बताया था, मोर देन, लेस देन। फिर देखिए स्टेट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे कौन सा प्रो सिटीजन हमें लग रहा है, कि जो कि सिटीजन की प्राइवेसी इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, जो कि स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है डेटा फ्रीली शेयर करने के लिए। ये पॉजिटिव है सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे अगर 1 एंड 2 में हमें सिलेक्ट करना है तो 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 मंथ नहीं है, एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ये जो वैलिडिटी है यहाँ पे 6 मंथ है। ये जो वैलिडिटी है 6 मंथ है। ठीक है, और ये देखिए आधार इज़ नॉट मैंडेटरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और बाकी देखिए फोर्थ हमारा सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 1 एंड 4 इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इस तरीके, सॉरी 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे। अगला देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा किस कंटेक्स्ट में। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे इक्वल पावर है। चलिए देखते हैं, मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस, क्या ये लोकसभा एंड राज्यसभा को इक्वल है? नहीं, ये तो राज्यसभा की स्पेशल पावर से, याद रखिए रिवीजन हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए जो अगर यहाँ पे कोई मोशन पास करा जाता है तो यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों इक्वल होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे लोकसभा को ज़्यादा पावर है, जैसे कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया इन सब चीज़ों में। फिर मेकिंग कट मोशन, तो यहाँ पे भी देखिए लोकसभा को अपर हैंड दिया हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है उसे इनिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही है। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत वाले पार्लियामेंट चैप्टर से आया है और इसे मैं इजी कैटेगरी में यहाँ पे रखूँगा। ठीक है,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इतना डिटेल में हम आधार नहीं पढ़ते हैं, बट एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमारा, तो देखिए थोड़ा टफ मैं इसे कहूँगा इस क्वेश्चन को, और इतना डिटेल में हमें पता होना चाहिए, थोड़ी मुश्किल है। देखिए एमपी लैड स्कीम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, एमपी लैड स्कीम के बारे में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, एमपी लैड फंड मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या कह रहा है कि मस्ट बी यूज। उसके बाद देखिए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। देखिए कुछ पोर्शन स्पेसिफाइड है, यहाँ पे डेटा नहीं दिया है। उसके बाद देखिए एमपी लैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अब देखिए इन चारों स्टेटमेंट को हमने देखा, ऑप्शन देखते, देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी चारों नहीं है, एट मैक्स 3 सही है और एटलीस्ट 2 सही है। तो अब इन चारों में से मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा हमें सही कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे वही पॉजिटिव निगेटिव वाला अप्रोच लगाइए कि गवर्नमेंट स्कीम है और पॉजिटिव यहाँ पे जो इगैलिटेरियन एस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि एमपी लैड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। तो ये सोशल कैपिटल एनहांस करने की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। और सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। देखिए ये भी प्रो वल्नरेबल सेक्शन वाली बात कर रहा है, मतलब 1 और 2 हमारे साथ में जाने चाहिए, 1 और 2 साथ में जाने चाहिए। फिर देखिए थर्ड, एमपी लैड फंड सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों एमपी लैड स्कीम जो है इसका फंड जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपायर नहीं हो जाता कि 1 साल में अगर आपने इसे खर्चा नहीं किया तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, और जैसे हमारा थर्ड गलत होता है तो देखिए ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। फिर देखिए 1 2 एंड 1 2 का 4, और सारी गाड़ी देखिए अटक जाएगी। देखिए ये स्टेटमेंट हम जनरली जब भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है, और ये पता भी होना चाहिए अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम सारी अच्छे से पढ़ रखी तो। बट ये फोर्थ स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम में आने के पहले किसी ने इतना डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि एमपी लैड के जो रूल्स है उसमें ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो एटलीस्ट 10% जो वर्क है उसे इम्प्लीमेंटेशन को जो है इंस्पेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। अभी ये जो वे ऑफ जिस वे में ये स्टेटमेंट बनाया ना, इसे थोड़ा देखिए। 10%, ठीक है, हमने परसेंटेज गेम देखा था मास्टर वीडियो सेशन में कि बिलो 50%, अबव 50%, 90%, ठीक है, 80%, ऐसा जो देता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होती है। तो इस हिसाब से देखिए एटलीस्ट 10% इंस्पेक्ट करना। देखिए इंस्पेक्ट करना एक पॉजिटिव बात है, जिससे एक चेक रहेगा कि जो फंड है वो अच्छे से यूज़ हो रहा है नहीं। इस वजह से देखिए इस स्टेटमेंट को सही हमें मानना चाहिए, ठीक है। फैक्चुअल है, पता होना चाहिए, बट इस तरीके से देखिए हमें सोचना पड़ेगा। और थर्ड यहाँ पे गलत है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 2 का 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफाइड पोर्शन की बात करिए ना, तो एससी के लिए देखिए यहाँ पे 15% ऑफ फंड जाता है, और एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए यहाँ पे 7% के करीब जो है यहाँ पे फंड जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, जो एमपी लैड स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और हर एमपी को देखिए यहाँ पे 5 करोड़ मिलते हैं ईच ईयर, जो कि नॉन लैप्सेबल होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो कच्चे खिलाड़ी होंगे वो क्या सोचेंगे कि अच्छा अनटचेबिलिटी है, ये तो आर्टिकल 17 में आता है, और अनटचेबिलिटी तो एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, तो आंसर मार्क करेंगे। और देखिए एग्जामिनर भी कितना चालाक है, पहला ही ऑप्शन दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे ही देखिए हमने CSE 2021 वाला देखा था, जहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री जो है चीज़ें देखती है, और पहला ही ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमें लगेगा कि हाँ शेड्यूल ट्राइब ये तो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है ए आंसर होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर था, जो कि डी में था, डी ऑप्शन दिया था। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, यहाँ पे आंसर है राइट टू इक्वलिटी। देखिए एग्जामिनर कैसे हमें फंसाने की देखता है यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके क्लासिफिकेशन, उसके अंदर के क्लॉजेस, DPSP, ठीक है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमें रटे होने चाहिए। इसमें कोई हमें लापरवाही करनी नहीं है, लापरवाही करोगे तो पछताओगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। सो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो हमारा राइट टू इक्वेलिटी में आता है। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय। अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहाँ पे लिखा हुआ है बोला है, तो देखिए कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, 7th शेड्यूल में है, डीपीएसपी में है, प्रीएम्बल में है। आंख बंद करके आंसर आ जाना चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, डीपीएसपी में मेंशन है। और ये क्या है, ये हमारा फेडरलिज्म का भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आर्टिकल 15, आंसर इज बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th शेड्यूल में क्या आता है, तो 7th शेड्यूल में हम सबको पता है फेडरल लिस्ट है, ठीक है, एक फेडरल लिस्ट है, मतलब यानी कि हमारी यूनियन लिस्ट, फिर एक स्टेट लिस्ट है एंड देन एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट में जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिवाइड करे गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन में कहूँगा, अगर इकोनॉमी आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है, अलॉन्ग विद बजट, ठीक है, बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर देखिए प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड, क्या क्या होता है इसमें, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय। क्या मैंडेट है इसका, ऐसा पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड डी क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे बजट वाले चैप्टर से, इकोनॉमी वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको रिवीजन करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आएगा वो है दोस्तों FRBM एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंडेटेड है, ठीक है। FRBM एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हमारे मैंडेटेड है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शन में। देखिए आर्टिकल 112, ये क्या कहता है दोस्तों, ये लिख के रख लीजिए आप, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो वर्ड क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे CAPF CDS NDA में। अभी 112 में देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या कह रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो दोनों हाउस के आगे जो है यहाँ पे एस्टिमेट रखेंगे ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, आप सुनिए ज़रा ध्यान से, कि प्रेसिडेंट शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि UPSC प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा के यहाँ पे बोलेगा यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर कॉज टू बी लेड, मतलब ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाता है एज पर आर्टिकल 112, ऐसे बोलेगा, बट ये गलत है। यहाँ पे कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से देखिए मैं अगला एक क्वेश्चन आपका रेडी करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 110 आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 110 में क्या है दोस्तों, तो ये मनी बिल से रिलेटेड बात करता है, ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड बात करता है। अब मनी बिल किसे कहते हैं, इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, ये हम लक्ष्मीकांत से रिवाइज करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर हर एक चीज़, हर एक ऑप्शन को मैं अगर डिस्कस करने लग जाऊँगा तो हर वीडियो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे का बनेगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, बट याद रखना है कि 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल। अब 113 क्या कहता है दोस्तों, 113 क्या कहता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये क्या कहता है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। अब देखिए जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है, नो डिमांड फॉर ग्रांट मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके रिकमेंडेशन के बिना आप डिमांड फॉर ग्रांट नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे आर्टिकल 113 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 113 कि नो डिमांड फॉर ग्रांट जो है एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद FRBM तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो FRBM के अंदर देखिए यहाँ पे द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डेट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है हमारे मेंस के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए एक एनकेसिंग कमेटी भी बनी थी इसी के रिगार्डिंग। तो ये सारे डेवलपमेंट देखिए हम जब भी इकोनॉमी का सोर्स पढ़ेंगे ना, वहाँ से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट एज इट इज़ PYQ से रिपीटेड है, ज़्यादा इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में भी रिपीट हुआ है, 2021 वाला जो अभी हमने इसके पहले जस्ट पेपर किया वहाँ पे भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे पावर जो है लिमिट करके रखी जाती है। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमारा
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है एग्जामिनर। कहता है अदर देन फंडामेंटल राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्या कह रहा है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो किस में रिफ्लेक्ट होता है ऐसा बोला है? प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 1 2 3 आंसर मार्क करो, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इतना पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसमें कितने राइट्स आते होंगे? देखिए, मैं अभी ये पूरा डॉक्यूमेंट खोल के आपको नहीं दिखाऊंगा कि कितने राइट्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, बट आप सोचिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मोटी मोटी क्या बात करी होगी? जस्टिस की बात करी होगी, इक्वालिटी की बात करी होगी, फ्रीडम की बात करी होगी, लिबर्टी की बात करी होगी और डेवलपमेंट की बात करी होगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बात करी होगी। प्रियम्बल में हमें पता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल मेंशन है, इक्वालिटी मेंशन है। ठीक है, डीपीएस में हमें पता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, फ्रीडम की यहाँ पे बात करी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए यहाँ पे जो है हमारे जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है, इन सब प्रिंसिपल्स की अंडरलाइनिंग बात कर रखी है, डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर रखी है। फंडामेंटल राइट्स देखिए तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट भी लिख देंगे चौथा ऑप्शन तो भी 1 2 3 4 इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें सोचना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं था कि हमें सारे प्रिंसिपल, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे पता हो, नहीं। ठीक है, यहाँ पे सीधा हमारा आंसर आता डी। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हॉट टॉपिक है। देखिए 2023 के मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, जो नालसा होता है, ये हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। क्या करता है? फ्री लीगल सर्विस देता है। फ्री लीगल सर्विस वाला एक आर्टिकल है, याद करिए कौन सा आर्टिकल है? फ्री लीगल सर्विस वाला एक आर्टिकल है जो कि कहता है कि सबको फ्री में लीगल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डीपीएसपी के अंदर आता है हमारे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है और ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 2 2 की पेयर में, मतलब 2 सही है 2 गलत है। चलिए अभी देखते हैं, डी से पढ़ते हैं। ऑल सीनियर सिटीजन, क्या लीगल सर्विस अथॉरिटी में फ्री लीगल सर्विस ऑल सीनियर सिटीजन को मिलेगी? सोचिए ज़रा, क्या टाटा, अंबानी, ठीक है, इन सबको भी मिलेगी? ये भी तो सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पे ऑल वर्ड लगाना मतलब ये पूरा 100% की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हर कोई आ गया, जो कि फिजिबल है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इगैलिटेरियनिज्म विथ प्रैग्मेटिज्म हमें देखना है। तो 4 तो हटेगा हमारा। चलिए 4 हटा के देखते हैं। अब देखिए मैं 4th से पढ़ रहा हूँ इसलिए सीधा 4 हटाया, लेकिन अगर आप जो मैं बताता हूँ वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, 4th तक आते आते हमारा जो बैटरी डाउन हो जाएगा और यहीं पे ट्रैप होता है। तो 4 अगर जैसे हमने हटाया, देखिए 4 यहाँ से गया, यहाँ से गया, बचा क्या? 1 2 एंड 2 3। देखिए इसी तरीके से हमें पेपर में भी लिखना है 1 2 एंड 2 3। अब दोनों में कॉमन क्या है? सेकंड इज द कॉमन। सेकंड क्या कह रहा है? कि ट्रांसजेंडर जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है। ऐसा नहीं बोला मोर देन 2 लाख है, नहीं। अब बचा देखिए हमारे पास 1 एंड 3, इसमें हमें देखना है क्या कह रहा है? अ पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख एंड मेंबर ऑफ ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। अब देखिए प्रो पुअर, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है, जो पॉजिटिव हमें लग रहा है वो देखिए 1 एंड 3 में हमें सिलेक्ट करना है। तो आप अपना विजडम लगाइए, किसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे लीगल सर्विस फ्री में मिलने की? 1 लाख वाले बंदे को या 3 लाख वाले बंदे को? और यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने पहले बता दिया कि 2 लाख वाला जो है, 2 लाख से कम वाला तो हमने ले लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 लाख होता तो हम थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते कि 3 लाख या 1 लाख, बट यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि 2 लाख हमारे ट्रांसजेंडर के लिए है, तो बाकियों के लिए इससे कम ही होगा। एक फैक्ट अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट देखिए सोशल जस्टिस अगर लेना चाहती है तो जो डाउन ट्रॉडन है, जो अंत्योदय सर्वोदय में आना है, ठीक है, उन्हें अंत्योदय टू सर्वोदय लाना है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली फर्स्ट हमारा आंसर होना चाहिए। और देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आंसर क्या है? ए। इसी तरीके से रियल एग्जाम में हमें आंसर तक पहुँचना है। नहीं पता है यार लीगल सर्विस में किसको कितना कितना लाख है, क्या है, इसी तरीके से आंसर तक पहुँचना है। अगर आप सिंपली जाके गूगल पे आंसर देखोगे तो ए दिखा देगा, बट ये जो वे ऑफ थॉट मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हर क्वेश्चन पे 2 2 3 3 मिनट लगा के, ये आपको सीखना है, यही आपका प्री क्लियर कराएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बस आप आंसर देखोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं, ये वे आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और यहाँ पे मैच द पेयर दे रखा है। देखिए 4 है ऑप्शन में, देखिए एटमैक्स 3 है और एटलीस्ट 1 है। अब देखिए यहाँ पे स्वैपिंग लगाना है। देखिए अल्मा अटा डिक्लेरेशन क्या कहता है? हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। हेग कन्वेंशन
फिर देखिए तलानोवा डायलॉग एंड अंडर टू कोएलिशन। अब देखिए जो बेसिक सोर्सेस मैंने आपको बताए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो इनमें से देखिए तलानोवा डायलॉग आपने पढ़ रखा होना चाहिए शंकर आईएएस वाली बुक में। ठीक है, तलनोवा डायलॉग, ये जो तलनोवा डायलॉग है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और अल्मा आटा डिक्लेरेशन देखिए दोस्तों, जब हम सोशल जस्टिस में हेल्थ वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुआ था 1990s में, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर टू ऑल इसका मंत्रा है। और देखिए ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन के ऊपर 2019 के मेंस में क्वेश्चन आ रखा है। आप खोल के देखिए मेंस GS2 या GS3 का पेपर, सीधा आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा और वहाँ पे देखिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ फॉर ऑल की बात करी गई है। तो वहाँ पे मंत्रा था हेल्थ फॉर ऑल और वो था अल्मा आटा डिक्लेरेशन। तो देखिए 1 और 3 तो हमारे यहाँ पे सही है, ये हमें पता चला। अब 1 और 3 कहाँ पे है? देखिए एग्जामिनर कैसे आपका दोस्त है, वो नहीं चाहता कि आपको हेग कन्वेंशन पता हो, अंडर टू कोएलिशन पता हो, फिर भी आंसर कैसे आ रहा है। वो चाहता है कि आपको ये चीज़ें पता है। जैसे कि देखिए हमने 2021 में देखा था नागवली, ठीक है, नागवली, वंशधारा, बैतरनी, ठीक है, बैतरनी, और उसके बाद सुवर्णरेखा, ये 4 नदियों के नाम थे। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इन लेस नोन नदियाँ इनके बारे में पता हो। वो चाहता था कि ये जो पढ़ते हैं हम इसके बारे में अगर आपको पता है तो इसका नॉलेज आप लेटरली अप्लाई करके इसके आंसर तक पहुंच जाते। वैसे देखिए 1 और 3 कहाँ पे है? 1 और 3 तो बस एक ही ऑप्शन में। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ऐसे इतने टफ क्वेश्चन में भी वो आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे बच्चे यही सोचे कि हेग और तल ये अंडर टू कोएलिशन तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे इसको कर पाएंगे। नहीं, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे जो हेग कन्वेंशन है दोस्तों, वो था चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, जो चाइल्ड एडॉप्शन होता है उससे रिलेटेड है। चाइल्ड एडॉप्शन के कुछ प्रिंसिपल्स इसमें हेग कन्वेंशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो गया, तो ये स्वैप हो गया देखिए यहाँ पे। और ये अंडर टू कोएलिशन यहाँ पे बायोकेमिकल एंड इन वेपन्स के लिए नहीं है। अंडर टू कोएलिशन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है ये कोएलिशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं, ग्रुप ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट। अब सब नेशनल गवर्नमेंट मतलब क्या? अब नेशनल गवर्नमेंट मतलब इंडिया एंड USA। सब नेशनल मतलब क्या? यूपी एंड जो उनका कोई भी एक ले लीजिए जो स्टेट होता है, जैसे कि टेक्सास है। ठीक है, तो ये सब नेशनल मतलब स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स है ये कोऑपरेट करेगी, किस लिए? क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को मीट करने के लिए। तो याद रखिए अंडर टू कोएलिशन। और इसके बारे में अगर और डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब ये वॉलंट्री है। ये वॉलंट्री एक जो है एग्रीमेंट है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब कितना रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है, इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए मैजिक, अब याद करिए, अभी आपका चेक होगा कि कितना आपको याद है 2023 का पेपर, सॉरी 2022 का पेपर। याद करिए अंडर टू कोएलिशन एक ऑप्शन में था, जहाँ पे EP100 के बारे में पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पे पूछा था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका जो है कोऑर्डिनेटर है इस तरीके से। ठीक है, अंडर टू कोएलिशन पूछा गया था EP100। ठीक है, सम इंडियन कंपनीज आर पार्ट ऑफ इट। याद आया आपको 2022 का वो क्वेश्चन? तो देखिए अंडर टू कोएलिशन यहाँ से उठा के 2022 में पूछ लिया। तो यही है ब्यूटी दोस्तों PYQs की। कोई नहीं पढ़ता अंडर टू कोएलिशन, किसी करंट अफेयर मैगजीन में नहीं था 2020 का जब भी पेपर आया था। ठीक है, और बाद में भी ज़्यादा इस पर कवरेज नहीं हुआ था, बट UPSC ने इसी को उठा के जो है 2022 में पूछ दिया, 1 साल के बाद ही। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ PYQ। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, कहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक हम ये 11,000 क्वेश्चन का जो सफ़र पूरा करेंगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 से 15 बार ही हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा ही, 15 से ज़्यादा ही बार। कहता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच। इसमें क्या होता है? चलो डी से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? गवर्नमेंट इज चूजन बाय पार्लियामेंट बट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। मैं लक्ष्मीकांत पूरी 1200 पेज की पढ़ ली, बट ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा कि पार्लियामेंट जो है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, जो गवर्नमेंट है उसे। तो ये तो हट गया। सी क्या कह रहा है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। क्या हम जाके रिमूव कर रहे हैं गवर्नमेंट को? नहीं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करेंगे। बी क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। क्या कह रहा है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक है, फिर देखिए ए क्या कह रहा है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ आपको लग रहा है सिमिलर पैटर्न ये ऑप्शंस बनाने का, कुछ सिमिलर पैटर्न लग रहा है आपको? इसी तरीके के एब्सर्ड से ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, लक्ष्मीकांत जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया भी जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट।
और यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, पर्टिकुलरली लोकसभा, ठीक है। और वाइडर टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पार्लियामेंट ये वर्ड आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, इसे ही क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक फंडा क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये एक चीज़ याद रखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल वर्ड दिखेगा ना, सीधा आंसर लगा लीजिए, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर इज बी। तो इतना ही हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जानना था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इतने बार रिपीट हुआ है और इसको तो मतलब देखते साथ ही आंसर आ जाना चाहिए कि आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पे, तो ये डीपीएसपी में, बात खत्म, ठीक है। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन, बट देखिए 2020 में ये क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, सिंपल सिंपल। बट 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चन देखिए आप कितने डेप्थ में आ रहे हैं। तो हमें तैयारी इतने डेप्थ में कर रही है कि ईजी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए और टफ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हार नहीं माननी है, उसे भी सही ला के रखना है। तो देखिए आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है ये हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है। और ये हम गलत यहाँ पे कर ही नहीं सकते, ठीक है, गलत आपका होना ही नहीं चाहिए ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? अच्छा, दो स्टेटमेंट है बड़े बड़े, ठीक है, और एक मिनट रुक जाइए आप। ओके, कहता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है। अरे भाई डिफाइन किया है, गलत कर दो, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते। क्या डिफाइन किया है? बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। किसके टर्म में? फेडरलिज्म के टर्म में, सेकुलरिज्म के टर्म में, फंडामेंटल राइट के टर्म में, डेमोक्रेसी के टर्म में। अरे यार एक हाथ डेफिनेशन भी मिलना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, और तुमने फेडरलिज्म, देखिए कितनी बड़ी खिचड़ी बना दी यहाँ पे, कितनी खिचड़ी बना दी है यहाँ पे कि डिफाइन किया है। अब याद करिए, ऐसे ही हमने 2023 में देखा था कि जो आर्टिकल 335 के अंदर इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसे डिफाइन किया गया है, ऐसा बोला। 2022 में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है उनकी पावर्स, ऐसे कुछ तो भी बोला गया था, ठीक है। या फिर इनका जो रिमूवल प्रोसेस है इसके बारे में था। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आ रहा है ना, मैंने आपको मास्टर वीडियो सेशन में बताया था, तो ये हमें गलत मानना है, क्योंकि जो चीज़ें डिफाइन नहीं होती उसे ही डिफाइन करके यहाँ पे जो है ट्रैप सेट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। देखिए यहाँ पे हमें लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया है, एक नॉर्मल सी बात है, प्रोवाइड किया है। ये स्टेटमेंट पूरे दुनिया जहाँ ने यहाँ पे सही दिया था जब ये 2020 का पेपर हुआ था। बट बाद में यूपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की के साथ आती है और कहती है कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमें 100 के 100 सही नहीं करने। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है एज़ पर यूपीएससी, ठीक है। और देखिए ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, इसी से रिलेटेड सीडीएस में भी हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, तब मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बट देखिए यहाँ पे हमने ये वाली ट्रिक से ये चीज़ देख ली। बाकी देखिए ये थोड़े जो है अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस तो होंगे। आगे देखते हैं, वन ऑफ द कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज, देखिए ये स्पेक्ट्रम में हमारे मेंशन है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में मेंशन है। गांधी जी और मार्क्स का क्या फाइनल एक गोल था, तो वो था दोस्तों यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये गांधीयन और जो हमारा मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी है इनका एग्रीमेंट था, मतलब एक कॉमन पॉइंट था इस पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा ट्रस्टीशिप की जो फिलोसॉफी है उसे फॉलो करने के लिए कहते थे, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब क्या, इकोनॉमी डिसाइड्स एवरीथिंग, ठीक है, इकोनॉमिक डिसाइड एवरीथिंग, ऐसा हमारे गांधी और इनका किसी का कहना नहीं था, ठीक है। अब ये जो क्लास स्ट्रगल है ये मार्क्स का कहना था, ठीक है, बट गांधी जी का ऐसा कोई कहना नहीं था कि क्लास स्ट्रगल यहाँ पे होना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि हार्मनी के साथ हमें रहना है। तो यहाँ पे बचा गया दोस्तों ए, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, लोगों के हाथ में पावर हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे काम करे, ये गांधी जी का यहाँ पे मोटो था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ए इज द आंसर हियर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी भी कोचिंग में या फिर कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहला आपको बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में आपका क्या रोल होगा। तो आपका रोल होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देखिए जब ये पेपर हुआ था तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसे गलत भी किया था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, फैसिलिटेट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कितने वेग ऑप्शन बनाए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म ब्यूरोक्रेसी कैसे लाएगा, यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस का रोल है ना वो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे बढ़ेगी, तो पार्लियामेंट का काम है। ब्यूरोक्रेसी तो इम्प्लीमेंट करेगी, वी आर द इम्प्लीमेंटर। फ्यूचर में जब हम सिलेक्ट होंगे तो हम एक इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें हमारा नॉलेज चेक नहीं हो रहा था, बस सिंपल आपको पता है या नहीं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रीएम्बल के बारे में आ गया। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हटा ही दीजिए क्योंकि हमने बहुत सारे जजमेंट्स देखे थे, वहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। और डी क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा वो है डी, ठीक है। देखिए प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सिबल, ठीक है, नो लीगल इफेक्ट, यहाँ पे कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। वैसे देखिए फंडामेंटल जो हमारे डीपीएसपीज है, ठीक है, इनका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कोई लीगल बैकिंग इन्हें नहीं दी है, बट फंडामेंटल राइट का यहाँ पे लीगल इफेक्ट है, लीगल बैकिंग उसे दी गई है, वो एनफोर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हमारा, कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। लेकिन ये जो प्रीएम्बल है ये यूज़ किया जा सकता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल का यूज़ किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, जहाँ पे लैंग्वेज एम्बिगुअस है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, वहाँ पे प्रीएम्बल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गोल्डन ट्रैचे और रिजर्व ट्रैचे रेफर्स टू। सीधा हमारे इकोनॉमी के नोट से क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रैचे क्या है। यहाँ पे बस एक वर्ड हमें ढूंढना था, आईएमएफ, और हमारा आंसर आ गया डी, कि क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कनेक्ट करिए 2022 वाले रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी वाले क्वेश्चन से। याद है आपको कुछ? देखिए आईएमएफ इंपॉर्टेंट थीम है, डब्ल्यूटीओ का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक नहीं, लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी यहाँ पे आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन था कि गोल्डन ट्रैचे क्या होता है, तो ये है क्रेडिट सिस्टम जो कि आईएमएफ देता है अपने मेंबर्स को। अब देखिए यहाँ पे कोटा सिस्टम होता है आईएमएफ में, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ वोट नहीं होता है आईएमएफ में, यहाँ पे कोटा सिस्टम चलता है, कोटा सिस्टम, कि जिसका कोटा जितना स्ट्रांग उतना उसको यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, गोल्डन ट्रैच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, देखिए उसने बताया नहीं पार्ट 4 क्या है, ये चेक करना चाह रहा है कि आपको आता है या नहीं आता है पार्ट 4। तो क्या है दोस्तों पार्ट 4, डीपीएसपी, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट की जो बात करता है। देखिए 3 स्टेटमेंट है, चलो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले करेक्ट पूछा है, और कहीं पे भी तीनों नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक सही है और एट मैक्स 2 सही है। डी से पढ़ना चालू करते हैं डीपीएसपी के बारे में। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस इन मेकिंग, देखिए इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। और मैंने अभी प्रीएम्बल का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, वहां बोला कि लीगल इफेक्ट नहीं है लेकिन वो यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, दे शाल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट एंड दे शाल बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। देखिए मैंने बताया था आपको कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्करेंस वाली चीज, अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता। तो 1 और 2 तो साथ में जा ही नहीं सकते। चलो ऑप्शन में देखते हैं 1 और 2 कहाँ पे है। देखिए एग्जामिनर ने 1 और 2 कहीं साथ में दिया ही नहीं, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, थर्ड। तो थर्ड देखिए यहाँ पे है। अब बचा देखिए 1, 3 एंड 2, 3। और हम सबको बताया कि डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ड्यू टू देयर लिमिटेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि डीपीएसपी सारे इंप्लीमेंट कर दे। और ये हम फर्स्ट लाइन में ही पढ़ते हैं डीपीएसपी के, दे आर नॉट एनफोर्सिबल। तो यहाँ पे एनफोर्सिबल है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3। ईजी क्वेश्चन में कहूँगा, देखिए कितने ईजी क्वेश्चन है पॉलिटी के 2020 में एज कम्पेयर टू 2022 का अगर हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है, देखिए 2 बड़े बड़े स्टेटमेंट है। ओहो, डरना नहीं है, लेकिन जो डर गया वो मर गया। सेकंड से पढ़ते हैं। कह रहा है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसमें कहा है कि अगर पर्सन कन्विक्ट हो जाता है ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम अ प्रिजन। ओ भाई, ठीक है।
परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। देखिए यहाँ पे वर्ड्स की नज़ाकत को समझिए, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, भाई कभी नहीं बन सकते तुम। अब ऐसा अगर होता तो ये इतने सारे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाले रिपोर्ट्स हम पढ़ते एडीआर के, और हम पढ़ते कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल हैं, ये कैसे पहुँच रहे हैं फिर? सोचिए, ज़रा सोचिए। मैं नहीं चाहता कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको पता हो, कितने ईयर है ये सब पता हो, ठीक है, बट परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे सीधा सीधा। ये वर्ड पहचानने हैं हमें, ठीक है, ये वर्ड्स पहचानने हैं। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। कहता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे समझिए कैसे कैसे घुमा रहा है बातों कि मेंबर हु इज एलिजिबल टू वोट। अब वोट के लिए एलिजिबल तो मैं 18 साल के बाद ही हो जाऊंगा। 18 साल हो गए, एक दिन हो गया कि मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन क्या मिनिस्टर यहाँ पे 18 साल का कोई बना है क्या? सारे मिनिस्टर तो हमें ओल्ड एज वाले ही दिखते हैं। चलो ओल्ड एज वाले जो भी हो, बट क्या 18 साल वाला मिनिस्टर कोई बना है? अभी आप भी 25 एक साल के होंगे, 20-22 साल के होंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपने इंडिया में एक न्यूज़ सुनी होगी कि 18 साल का पहला मिनिस्टर बना है, ऐसे कुछ तो सुना है? नहीं। तो ये कैसे सही हो रहा है? देखिए, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी अ मेड मिनिस्टर। कैन भी है इसलिए इसे सही मत मान लीजिए। पॉलिटी में कैन भी और एक्सट्रीम वर्ड्स जो है थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन हमारे लक्ष्मीकांत में मेंशन है, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कितने बड़े बड़े बनाए हैं। अब यहाँ पे हम इसका करेक्ट वर्जन समझेंगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इम्प्रिजनमेंट आपको 2 साल या उससे ज़्यादा की अगर होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और जैसे कि अभी 2023 में मुझे सज़ा हुई 3 साल की, ठीक है, तो कब तक सज़ा होगी? 2026 तक। और 2026 के बाद और 6 साल तक मैं यहाँ पे जो है कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन को। मतलब कितना हो गया ये? 2032। पर 2032 के बाद मैं यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको भी। परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता, +6 ईयर यहाँ पे हो जाता है जो भी आपकी सज़ा है। और 2 साल से कम की सज़ा है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे। ये कोर्ट ने भी कहा है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी लिखा हुआ है। और ये तो हमें पता ही। अब मिनिस्टर के लिए क्या एज है बताइए, क्या एज है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ऐसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, यानी कि हमारा जो राज्यसभा होता है, ठीक है, यहाँ पे 30 एज से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, नॉट लेस देन 30 एज। और जो हमारा लोकसभा है, यहाँ पे देखिए 25 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, और तभी जो है आप यहाँ पे मेंबर बन सकते हो, और तभी आप मिनिस्टर यहाँ पे बन पाओगे, ठीक है। ये सही है कि अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हो तो आपका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। आप 6 मंथ के अंदर जो है यहाँ पे मेंबर बन सकते हो, ये सही है, ठीक है। बट एज फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे अगर अभी अगर बनाना चाहे यहाँ पे मिनिस्टर तो मैं बन सकता हूँ, बट मुझे 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा से, ऑल्दो नॉमिनेटेड क्यों ना हो या फिर इलेक्टेड क्यों ना हो। तो आई होप इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिर आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को समझिए, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। कुछ याद करिए, 2023 का एक क्वेश्चन था हमारा फाइनेंस बिल और मनी बिल से रिलेटेड। वहाँ पे बोला कि कुछ एग्जैक्ट डेज होते हैं, उसमें जो है यहाँ पे जो है अप्रूव करना पड़ता है, समझ रहे हो आप कि। और यहाँ पे क्या कह रहा है? नो मिनिमम डेज, कि कोई मिनिमम डेज नहीं है जहाँ पे पार्लियामेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहला क्या कह रहा है ऑप्शन? प्रेसिडेंट कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट अ प्लेस ही और शी थिंक एज अ फिट, ठीक है। अगर वो सोचता है कि ये प्लेस यहाँ पे फिट है तो वहाँ पे वो ले सकता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अभी समझिए इस चीज़ को, ठीक है, समझिए इस चीज़ को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द सेशन, ये आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। जहाँ पे भी उसे कराना है, अगर उन्हें चेन्नई में अगर जो है सेशन कराना है तो वहाँ पे भी वो बुला सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये फिट है जगह, तो कहीं पे भी यहाँ पे जो है सेशन बैठ सकता है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं है 3 सेशन होने का। 3 सेशन लेना है ऐसा एक कन्वेंशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं?
2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली कह रहा है कि एटलीस्ट 2 सेशन तो हमें लेने चाहिए। ठीक है, समझिए क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गैप जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6 महीने के अंदर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, एंड देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू सीट। ये सही बात है, ऐसा कोई यहाँ पे मिनिमम डेज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा सी, 1 and 3 इज करेक्ट। बट जो ARC है, सेकंड ARC, इन्होंने कहा है कि 120 डेज होना चाहिए। जो NCRWC है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी बोला है कि कुछ फिक्स डेज होने चाहिए जहाँ पे जो है पार्लियामेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।